हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका मैथमेटिक्स फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू कर रहे थे दैट इज मैट्रिक्सेस, है ना, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी कि बड़ा आसान सा चैप्टर है और समझना बहुत आसान हो जाता है कि और पहले ही चैप्टर से बच्चे को ये फील आने लगता है कि वाह, एक चैप्टर तो मुझे कंप्लीटली आ गया। क्योंकि जब आप इस चैप्टर के साथ जाते हैं, जब आप इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, अपने टीचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको कभी ना कभी ये फीलिंग जरूर आती है कि मुझे ये पूरा चैप्टर समझ आ रहा है। अच्छा, हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम ये समझ चुके थे। क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जरा सा रिमाइंड करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि मैट्रिसेस होती क्या है, इंट्रोडक्शन हमने इसका समझ लिया था। फिर जब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के ऊपर भी हमने बात करी थी, हमने ऑर्डर्स को समझ लिया था। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के ऊपर बातें कर रहे थे ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बातें कर रहे थे कि मैट्रिक्स कितने टाइप की हो सकती है, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा था, याद करिए प्यारे बच्चों, जिसमें हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा था और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, है ना। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि ना पूरे चैप्टर में आपके साथ चलती है, पीछा नहीं छोड़ती। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में दो तरीके की होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर आप बात करेंगे तो पहला जो इसका टाइप है दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखते चलिएगा मेरे साथ के साथ, है। और दूसरा जो इसका टाइप होता है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, है। ठीक बात। अच्छा, ये बात नहीं भूलना कि सारी बातें किसके ऊपर हो रही हैं? सारी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रही हैं, जिसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ये n क्रॉस n या फिर सिर्फ n ऑर्डर का होता है ना। ये बात कभी भी नहीं भूलनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि बच्चा लास्ट में सब कुछ कर जाता है पर वो ये चीज छोड़ जाता है कि अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है क्या। तो ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी। अगर आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये अपने आप में दो टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, है। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर एंड अगर आप दूसरा थोड़ा सा देखेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर। मेरे साथ समझते चलना चीजों को। अच्छा, कैसे? बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। चलिए, A11, A12, A13 और ऐसे चलते चलते A1n, है। A21, A22, मेरे साथ कैच करते चलना चीजों को, ऐसे चलते चलते A2n। यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दर्द तो नहीं हो रहा यहां तक, है ना। AN1, है ना, AN2, AN3 और ऐसे चलते चलते AN ऑर्डर या फिर ANN भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी की। तो जब हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात तो सबको अपन सबसे पहले ही जब बात करने लगे थे, सबसे पहले ही जब हम बात करने लगे थे तो ये बात हम समझ गए थे कि ये तो डायगोनल है। क्या है? ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हमने बोला था। हाँ या ना बोलते चलो मेरे साथ। क्या हमने इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला था? बिल्कुल हमने इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला था। अच्छा सर ऐसा हुआ था क्या? हमने ऐसा बोला था क्या? बिल्कुल, प्रीवियस लेक्चर एक बार देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे? मतलब या तो सारे एलिमेंट ऊपर वाले ट्रायंगल में होंगे। ध्यान से देखिए, क्या आपको ये शेप ट्रायंगुलर जैसी नजर आ रही है? क्या आपको ये शेप ट्रायंगल जैसी नजर आ रही है? ध्यान से देखिएगा, क्या आपको ये शेप ट्रायंगल जैसी नजर आ रही है? बिल्कुल। या तो ऊपर वाले ट्रायंगल में सारे एलिमेंट होंगे या नीचे वाले एलिमेंट ट्रायंगल में सारे एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें सारे एलिमेंट कहां होंगे? ऊपर होंगे। ध्यान से देखते चलना मेरे साथ। A11, A12, A13 और ऐसे चलते चलते A1n तक। यहां 0 आएगा, A22, A23 और ऐसे चलते चलते A2n तक। फिर यहां 0 आएगा, है ना, ऐसे चलते चलते यहां पर 0 आएगा और आपका जो है A देखिएगा 2 3 ये भी 0 आएगा और यहां कहीं आपका A33 आएगा और फिर A3n आएगा। ऐसे यहां पर सब जगह 0 आएगा और A n ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी।
तो ये आपका डायगोनल बनेगा। और जब हम अपर डायगोनल की बातें कर रहे थे तो अपर डायगोनल में सारे एलिमेंट होंगे और लोअर डायगोनल में क्या होगा, सब कुछ जीरो होगा। ध्यान से देखिए, जब मैं अपर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो सारे मुझे एलिमेंट कहां मिले, अपर ट्राइंगल में मिले। और जब मैं लोअर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, जब मैं इसमें लोअर ट्राइंगल की बात करूंगा तो मुझे अगर ये वाला शेप मेरा प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा तो इसमें तो सब कुछ जीरो मिलेगा और यहाँ पे मुझे सारे एलिमेंट मिलेंगे। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि जब मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो सारे एलिमेंट मुझे कहां मिले, अपर ट्रायंगल में मिले। और अगर मैं लोअर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मुझे सारे एलिमेंट कहां मिले, लोअर ट्रायंगल में मिले। अच्छा 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 सर, ये तो ठीक है। अगर सर जनरल में लिखने की बात हो जाए तो कैसे लिखेंगे, मेरे साथ देखना सारे बच्चे। मैंने कहा पहले बच्चों इधर देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में आई ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है, ध्यान से देखना, आई ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है, जे ज्यादा है। भाई हम ये ए, ध्यान से देखना, ए आई जे जीरो हो गया कब, इफ आई इज ग्रेटर देन जे। ध्यान से देखिए यहां पर सब जगह 2 1, ये कौन सा वाला प्लेस है 2 1, तो यहां पर आई बड़ा है, तो जहां पर आई ग्रेटर है वहां पर आपका एलिमेंट कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, जीरो हो जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सिमिलरली इस पे कैसा आ जाएगा, ए आई जे, यानी कि ये एलिमेंट ही तो है, हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, ये जीरो हो जाएगा कब, अगर मेरा जे के ग्रेटर देन आई है या मैं कह दूं कि आई लेस देन जे है। मैं आप सभी प्यारे बच्चों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी ना। आप इसको थोड़ा सा पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें फटाफट से, फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स अभी ना आपको नहीं हटानी है, कहीं मैंने हटा दी, सर ने हटा दी, ये लो मैं भी काट देता हूं अभी से ना, ऐसा नहीं करना। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे। सॉरी, किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दें, वो आप ही के लिए बनाया है ना। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर करते हैं बात। अब ये नाम से क्लियर हो रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की, इसमें सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे, इसमें सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे, A11 0 0, अगर मैं 4 क्रॉस 4 की बात कर रहा हूं तो 0 0, A22 0 0 0 0, A33 0 0 0 0, A44। तो आप ध्यान से देखिए, आपको सारे एलिमेंट कहां मिले, डायगोनल में मिले। सारे एलिमेंट कहां मिले, डायगोनल में मिले। कहां मिले, कहां मिले, डायगोनल में मिले। अच्छा, इसको मुझे जनरली लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ए आई जे जीरो है, ए आई जे जीरो है कब, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ध्यान से देखिए, यहां पर भी कहीं पर भी आई और जे इक्वल नहीं है भैया, आई और जे यहां इक्वल है, यहां इक्वल है 2 2 3 3 4 4, तो जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां क्या होगा, फटाक से मैं जीरो लगा के निकल जाऊंगा। लेकिन बजी और जब आपकी सारी गाड़ी है वो कब उलझती है, जब मैं डायगोनल की बात करता हूं। ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल में जीरो नहीं आएगा। हाँ, एक बात कंफर्म है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। कौन सी बात कंफर्म है, यह बात कंफर्म है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सोच के चलना मेरे साथ, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा है जो जीरो नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, कोई दर्द वाली बात मैंने बोली ही नहीं है यहां पर। बेहतरीन बात है ना। इसको फटाफट से पोस्ट करो और फिर कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर किसी दिन आपसे पूछ लिया जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, देखना, हाँ?
याद रखें कि इस बैच में, इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेईई मेन को भी टारगेट कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी तक के पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को यूज करवाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ रहना, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखो यहां पर A11 है, A12 है, A13 है और फिर A1n है, A21 है, A22 है, A23 है और फिर A2n है, A31 है, A32 है, A33 है। ये बात तो सारे बच्चों को अब बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट हो गई होगी कि अच्छा ऐसी होती है क्या मैट्रिक्स। ऐसे चलते चलते an1 है, an2 है, an3 है और ann है। यहां तक किसी को कोई परेशानी और दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात हम बोल ही नहीं रहे, है ना। चलिए अच्छा, ये क्या है बच्चों, सारे बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है, डायगोनल है, क्या है ये, बोलते चलिए मेरे साथ, रिपीट करते चलिए चीजों को। ये क्या है प्यारे बच्चों, डायगोनल है। और अगर ये डायगोनल है तो इस डायगोनल में हमने पढ़ा था कितने एलिमेंट होते हैं, n एलिमेंट होते हैं। शानदार बात हो गई ये तो, है ना। डायगोनल के अंदर कितने एलिमेंट होंगे भाई, जितने का ऑर्डर, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने एलिमेंट होंगे। अच्छा ये अपर है, अपर ट्रायंगल, इसमें सपोज x एलिमेंट है, तो लोअर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होंगे, x एलिमेंट। भैया ये बात तो क्लियर है ना कि जितने एलिमेंट ऊपर वाले ट्रायंगल में होंगे उतने ही एलिमेंट नीचे वाले ट्रायंगल में भी होंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, कोई दुख वाली बात तो मैंने नहीं बोली कि जितने ऊपर वाले ट्रायंगल में होंगे, सपोज टोटल एलिमेंट मिलाकर कितने हैं x, तो नीचे भी x ही होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, x x है ना, ऊपर वाले के x, नीचे वाले ट्रायंगल के x और डायगोनल के कितने n, तो ऐसे मिला के टोटल एलिमेंट हो गए। लिख देता हूं मैं, छोटी छोटी बातें लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। x प्लस एक्स 2x प्लस n इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट कितने हैं। अगर ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो समझने वाले समझ गए होंगे कि सर n क्रॉस n की अगर ये मैट्रिक्स है तो n स्क्वायर होंगे। तो सर 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n होगा, क्योंकि ये n उधर जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मिनिमम जीरोस की बात कर रहा हूं तो या तो ऊपर वाले ट्रायंगल के सारे जीरो होंगे या नीचे वाले ट्रायंगल के सारे जीरो होंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल के अगर सारे जीरो हैं तो भी x एलिमेंट जीरो होंगे, और नीचे वाले ट्रायंगल के सारे जीरो हैं तो भी x एलिमेंट जीरो होंगे। और दोनों केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। उम्मीद है ये छोटी सी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई परेशानी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने से ना चूकें, है ना। इसको फटाफट से पोस्ट करके कॉपी करें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हाँ? चलिए हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। बड़ी आसान सी चीज है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखिए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, ये होगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डायगोनल, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इज नोन एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। Sum of all diagonal elements is known as trace of a matrix। अच्छा, represented by
रिप्रेजेंटेड बाय टी आर ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। उम्मीद है यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो कोई मैट्रिक्स अगर पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 है A31 A32 और A33। ठीक बात, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। चलिए ये रहा डायगोनल। अगर किसी दिन मैं आपसे बोल दूं कि अच्छा ये मैट्रिक्स का नाम एक बार के लिए हमने ए रख दिया, ए मैट्रिक्स है, मैं आपसे बोलूं कि ट्रेस ऑफ ए बताओ, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A23 A11 A22 एंड A33, ये आएगा आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में, कोई परेशानी तो नहीं है, है ना? फटाफट से इसको पॉज करो और लिख लो, है ना? फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत जीरो से आपको उठा रहा हूं, तो आपको ना तो 12th बोर्ड में दिक्कत आएगी और ना ही आपको जेई मेन में कोई परेशानी आनी चाहिए। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की, वो प्रॉपर्टीज हम पहले कर लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। कैसे? चलिए अगर मुझे किसी दिन बोल दिया जाए कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालो, तो मैं इनको अलग अलग लिख दूंगा, ट्रेस ऑफ ए पहले और फिर ट्रेस ऑफ बी। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को ना। किसी दिन अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन है ना, तो मैं एन खुद के आगे आ जाएगी, बिल्कुल लॉग की तरह लगेगा आपको थोड़ी देर के लिए ये प्रॉपर्टीज है ना। एक और है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये के और ट्रेस ऑफ ए है ना, कुछ भी नहीं है। अगर दो को सम या माइनस में कर रहे हो तो उनको अलग अलग लिख दो। पावर में कुछ चढ़ा है तो पावर खुद के आगे आएगी, और कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बाहर निकल जाएगा। फटाफट इसको पोज करो, कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 2 0 0 माइनस 3 3 5 3 1 है ना। चलिए एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 5 2 minus 1 6 0 1 2, then trace of A minus trace of B क्या होगा? अगर A plus 2B ये है, 2A minus B ये है, तो बताओ trace of A minus trace of B क्या होगा? फटाफट से इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखो ना। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए इसको ट्राई करो। चलिए अगर मैं इसका ट्रेस निकालने की कोशिश करूं कि ट्रेस ऑफ A प्लस 2B निकाल दो, तो अभी अभी हमने पढ़ा है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो पहला डायगोनल एलिमेंट इज 1, दूसरा डायगोनल एलिमेंट इज, सम ही कर रहे हैं अभी, भले ही दूसरा वाला डायगोनल एलिमेंट -3 है, लेकिन मैं सम कर रहा हूं, +1। चलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये 1 - 3 + 1, यह -1 आने वाला है ना। अच्छा अब वो प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ 2B, और थोड़ा सा इसको क्या मैं ट्रेस ऑफ A, ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, 2 बाहर आ जाएगा, 2 ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1, इसको संभाल के रखो थोड़ी देर के लिए, काम आएगा बहुत, संभाल के रखो। इधर आ जाओ फटाफट से, कहां गया ये रहा, इसका ट्रेस निकालो। ट्रेस ऑफ 2a - b इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स का सम, 2 - 1 2,
फटाफट प्यारे बच्चों समझते चलना मेरे साथ। अच्छा इसमें लगाओ, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b, प्रॉपर्टी से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। चलिए इज इक्वल टू ये कितना आएगा 3, हाँ दोनों 2 प्लस के हैं। चलिए ये आ जाएगा 2 ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा यहां पर 2 है ट्रेस b के साथ और यहां ट्रेस b अकेला है, तो इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सोल्व ही तो करते हैं, ऐसे तो हम इक्वेशंस को सोल्व करते आए थे। कैसे कि इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, ध्यान से रखना इक्वेशन 1 एज इट इज है, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू 4 ट्रेस ऑफ a साइन माइनस का है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6। ऐड करो फटाफट, है जानने वाले बच्चे समझ गए होंगे कि ये तो गया, ठीक है। 1 ट्रेस एंड 4 ट्रेस, 5 ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो यहां से ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, वो 1 आ गया। ट्रेस ऑफ a कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, है। चलिए अब इधर सोल्व करते हैं। ट्रेस ऑफ a अगर 1 आ गया तो यहां पुट करो, ट्रेस ऑफ a को 1 पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ 1, ट्रेस ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 करो। 1 प्लस 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। सोल्व करोगे तो यहां से ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1 आएगा। अभी हमें फाइंड क्या करना है उस पे चलते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। तो ट्रेस ऑफ a कितना आया 1 माइनस ट्रेस ऑफ b कितना आया -1, तो ये आपका 2 आ रहा है। उम्मीद है सारे बच्चों को मैंने एक एक स्टेप जो सॉल्व करवाई है ये समझ में आई होगी। और फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बनाए, खुला पड़ा है, उसमें फटाफट से भर दीजिए, लिख दीजिए कि आपको क्या परेशानी आई है ना। 1 मिनट के लिए इसको पॉज करिए और कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही मुंह उठा के किसी को भी इक्वल नहीं करेंगे हम। अगर हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। ऑर्डर शुड बी सेम। अब ये ऑर्डर शुड बी सेम, ये कैसे है, ऑर्डर शुड बी सेम, ये कैसे होगा कि सर ऑर्डर शुड बी सेम कैसे। मैंने कहा इधर देखो, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij, है ना, m क्रॉस n की, है m क्रॉस n ऑर्डर की, और कोई दूसरी मैट्रिक्स है Bij, है ना, p क्रॉस q मैट्रिक्स, क्या p क्रॉस q ऑर्डर की। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है फॉर a इक्वल टू b, है ना, a इक्वल टू b तभी होगा कब, when m इज इक्वल टू तो p हो जाए और n इज इक्वल टू q हो जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपका दो मैट्रिक्सेस को इक्वल करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ऑर्डर शुड बी सेम। अगर दो मैट्रिक्सेस को इक्वल होना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे, एक मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर की है, दूसरी p क्रॉस q ऑर्डर की है, तो वो तभी इक्वल होंगी जब m जो है वो p बन जाए और n जो है वो q बन जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी, है ना। कैसे, आप अगर ऐसे करने चले गए ना किसी दिन कि सर a b c
सी डी, ये कोई एक मैट्रिक्स है, हा? और सर मैं दूसरी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल है क्या सर? मैंने कहा नहीं, ये तो गलती भी नहीं है, ये तो पाप है, ये दुनिया में कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 की है। बताओ ऑर्डर सेम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो दो मैट्रिक्सेस के लिए इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर का सेम होना बहुत जरूरी है। फटाफट से इसको पोस्ट करो और कॉपी करो जल्दी। है चलिए इस पे क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई कैसे? एक है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 एंड 9। अब यहां से एक कहानी और समझ लो, अगर दो मैट्रिक्सेस इक्वल है ना तो इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि उनमें सब कुछ इक्वल है। कैसे? इधर समझो, पहले क्वेश्चन करने से पहले इधर समझो। अगर एक मैट्रिक्स है A B C D, है, कंडीशन ये है कि इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर दूसरी मैट्रिक्स है 3 4 1 2, तो दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं, तो ये इक्वल अगर है, इफ दीज आर इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि इनका एक एक एलिमेंट इक्वल है। A जो है वो 3 के इक्वल आएगा, B जो है वो 4 के इक्वल आएगा, C जो है वो 1 के इक्वल आएगा, D जो है वो 2 के इक्वल आएगा। यानी कि A आपका 3 होगा, B आपका 4 होगा, C आपका 1 होगा एंड D आपका 2 होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए क्या कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका एक एक एलिमेंट इक्वल है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों x 3x प्लस 7 किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो यहां से 3x is equal to -7 and x is equal to -7/3। चलिए यहां बात करते हैं, तो 5 किसके इक्वल आएगा? y - 2 के इक्वल आएगा, है ना? या फिर मैं लिख दूं कि y - 2 is equal to 5 आएगा, तो y is equal to 7 आएगा। अगर आप यहां से भी करेंगे ना तो भी वही वैल्यू आएगी कि y + 1 is equal to 8, तो y is equal to 7। 2 - 3x is equal to 9, तो x is equal to -7/3। वैल्यूज आपकी सेम ही आनी है ना? तो उम्मीद है आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ लिए, फिर हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, और इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। बेस बनाएं आप अपना, चीजों को समझने की कोशिश करें, और जब कोई भी लेक्चर आप देख रहे हैं तो उसको पूरा देखें, है ना? इस लेक्चर के नोट्स के लिए और इस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे आप 12th की क्लास लेने के लिए रेडी रहें। थैंक यू वेरी मच।